हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बंद दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। जो भी उत्तराखंड के एग्जाम होते हैं या कोई बाहर के एग्जाम होते हैं तो सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, हाँ, ये क्वेश्चन आपको, बहुत से क्वेश्चन इसमें से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है न्यूटन मीटर। आपको बताना है कि न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का एसआई यूनिट है। तो न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का यूनिट है। तो दोस्तों, यह है बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण, दोस्तों बल थोड़ा ये गलत लिखा है, तो बल आघूर्ण होगा। ठीक है, न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है। आवृत्ति पर, तरंग दैर्ध्य पर, आयाम पर या फिर तारत्व यानी कि पिच पर। तो दोस्तों, ये करती है आयाम पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, ध्वनि की उच्चता या फिर प्रबलता ये जो होती है ध्वनि की आयाम पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है एक बैरल यानी कि यूएस यानी कि दोस्तों अमेरिका में चलता है तो लगभग कितने लीटर होते हैं। आपको बताना है कि एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं। दोस्तों, कई बार ये उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया हमारे। तो एक बैरल में होते हैं दोस्तों 159 लीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंगें होती हैं। तो आपको बताना है कि प्रकाश तरंगें कैसी होती हैं। विद्युत तरंगें होती हैं, चुंबकीय तरंगें होती हैं या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो प्रकाश किसी भी तरंग के विद्युत चुम्बकीय विकिरण को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों, ये जो बनाता है आंखों में रेटिना पर किसी भी वस्तु का, तो ये बनाएगा दोस्तों उल्टा और वास्तविक। ठीक है, उल्टा और वास्तविक। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है मृत्यु के पश्चात। ठीक है, मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्रों को डैश घंटे के भीतर निकाल देना चाहिए। तो कितने घंटे के बाद नेत्र को निकाल देना चाहिए। दोस्तों, ये निकाल देना चाहिए 6 घंटे के भीतर। अगर 6 घंटे के बाद निकालते तो आप नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जब दो प्रतिरोधी R1 और R2, ठीक है, R1 और R2 को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों, ये होगा अगर R1 अगर R2 होगा, दोस्तों R1 और R2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। अब दोस्तों, अर्धचालक क्या होते हैं। अब अर्धचालक वे होते हैं दोस्तों जो विद्युत या फिर बिजली के चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होते हैं। ठीक है, जिनकी चालकता चालकों से कम परंतु अचालकों से अधिक होती है तो उन्हें अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से हमारा अर्धचालक होगा दोस्तों सिलिकॉन अर्धचालक है, सेलेनियम भी अर्धचालक है, जर्मेनियम भी अर्धचालक है, कार्बन भी अर्धचालक होता है, आर्सेनिक भी अर्धचालक होता है। ठीक है, और बोरान भी अर्धचालक होता है। तो यहाँ पर क्रिप्टॉन जो है ये अर्धचालक नहीं है। अगला क्वेश्चन है तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। तो तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है दोस्तों 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है रेडियो प्रसारण के संदर्भ में AM का पूरा रूप है। तो इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो AM दोस्तों इसको आयाम मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। तो आयाम मॉड्यूलेशन यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों, जो इसका प्रयोग होता है आयाम मॉड्यूलेशन या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का,
तो इसका ध्वनि तरंगों के प्रसारण में होता है, जैसे कि रेडियो का प्रसारण होता है तो वहाँ पर आयाम मॉड्यूलेशन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है NAFED नाफ्ड संबंधित है पशुपालन से, ईंधन संरक्षण से, कृषि संयंत्र से या कृषि उत्पादों के विपणन से। तो यह है दोस्तों कृषि उत्पादों के विपणन से, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है हमारे और भी पेपर जो होते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको सीधे सीधे याद रखना है 1965, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल फाल्का है, अल फाल्का है। तो आपको याद रखना है कि यह है एक घास। और दोस्तों बांस, तो बांस को भी दोस्तों एक झाड़ी माना जाता है, एक घास, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, 26 नवंबर ऑप्शन में होगा तो आपको सीधे टिक करना है। अगला क्वेश्चन है बकरी की गर्भावधि, बकरी की गर्भावधि कितने दिन का होता है या कितने दिन की होती है? अब दोस्तों आपको होगा कि ये क्वेश्चन भी है, तो आपको बता दूं कि दोस्तों एक हमारा सहायक कृषि अधिकारी का एक कोई एग्जाम हुआ था इससे पहले, तो उसमें पूछा गया था कि दोस्तों गाय की गर्भावधि कितनी होती है? तो गाय की होती है 280 दिन, ठीक है। या तो आपको महीनों में मिलेगा या फिर दिनों में मिलेगा ऑप्शन। तो गाय की होती है 280 दिन, तो बकरी का हो जाएगा दोस्तों 150 दिन, ठीक है। बकरी का हो जाएगा 150 दिन, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपने रटा होगा, ये आपको पता होगा कहाँ है, कानपुर में, कानपुर, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। दलहन, ये दोस्तों ये संस्थान से संबंधित भी क्वेश्चन आप लोग रट लेना, पूछे जाएंगे 2-3 लगभग। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम शुरू हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों 1979 में, 1979 में। इसी तरह से पूछा जाएगा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कब हुआ था, 1979 में। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया हमारी जिसमें साइंस से मांगी जाती है, हमारे जो भी पुराने पेपर होते हैं। तो भारतीय कृषि का इतिहास, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखी है? MS स्वामीनाथन ने नहीं लिखी है, ये लिखी है MS रंधावा ने, MS रंधावा। आपको इतना याद रखना किसने लिखी है, तो MS रंधावा ने, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है परमाणु तत्व संख्या 29, ठीक है। 29 किससे संबंधित है? तो दोस्तों 29 में कौन होता है? तो 29 में होता है तांबा, ठीक है। 29 में होता है तांबा। और दोस्तों ये पाया जाता है किससे संबंधित है? तो ये पाया जाता है दोस्तों और डी ब्लॉक में, और डी ब्लॉक में दोस्तों ज्यादातर तत्व जो हैं वो धातु हैं, यानी कि हमारी तांबा भी एक धातु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है थोरियम, ठीक है, थोरियम, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। और दोस्तों थोरियम जो है ये मालाबार में बहुत पाया जाता है, मालाबार, ठीक है। मालाबार कहाँ है? केरल में है। और दोस्तों इससे फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, आपने भी दिया होगा बहुत से लोगों ने, तो उसमें भी पूछा गया था कि दोस्तों केदारनाथ धाम के जो पुजारी होते हैं वो कहाँ से होते हैं? तो दोस्तों वो इसी मालाबार क्षेत्र से होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न जोड़ों में से कौन सा मेल नहीं खाता है? तो आपको बताना है हेमेटाइट, तांबा, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, बिल्कुल सही है। मोनाजाइट ये थोरियम का, इसका भी आपको बताया था मैंने। पिचबलैंड ये यूरेनियम का है, ये भी सही है। तो हेमेटाइट तांबा का नहीं होता, ये होता है दोस्तों किसका? लोहे का, ठीक है, लोहे का इसको होता है हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सागरीय खरपतवार, ठीक है, सागरीय खरपतवार सीवेड किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो दोस्तों ये है आयोडीन, यानी कि नमक, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीय ताप, ठीक है, भूमंडलीय ताप ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो दोस्तों ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका आंसर होगा दोस्तों, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल गया, तो इसका होगा
कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रासायनिक रूप से क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो जाएगा दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है MgOH होल 2, ठीक है, होल टाइम्स 2। अगला क्वेश्चन है दिया सलाई, ठीक है, दिया सलाई की नोक पर होता है, तो आपको पता होगा जो होता है लाल फास्फोरस, आपने बहुत पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाप अंगार गैस, ठीक है, भाप अंगार गैस किसका संयोजन है? तो दोस्तों यह है भाप अंगार गैस, यानी कि इसको जल गैस भी कहते हैं या वाटर गैस भी कहते हैं। तो दोस्तों यह है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। आई थिंक दोस्तों ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा इसका आंसर, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, एक बार आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है जियोलाइट क्या है? आपको बताना है कि जियोलाइट क्या है। तो दोस्तों जियोलाइट है जल योजित एल्यूमिनो सिलिकेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय, ठीक है, मानव हृदय में कक्षों यानी कि चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है? तो आओ दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये होती है कितनी? 4, ठीक है, 4 होती है दोस्तों। इसमें दायां और बायां जो होता है वो अलिंद होता है, ठीक है, दायां और बायां अलिंद और दायां और बायां नीलाई, तो इस तरह से हो गए दोस्तों 4। अगला क्वेश्चन है नारियल का पानी है, तो आपको बताना है कि नारियल का पानी क्या है? तो यह है विकृत तरल एंडोस्पर्म। तो दोस्तों जो कच्चा नारियल होता है उसके अंदर जो पाया जाता है, ठीक है, तो ये विकृत तरल एंडोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है DNA डीएक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल ग्वानिन और साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधु की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 3, ठीक है, हाइड्रोजन बंधु की संख्या होती है 3। और दोस्तों एडिनिन थाइमिन के साथ हाइड्रोजन के 2 बंध होते हैं, ठीक है, वहां पर 2 बंध होते हैं, और यहाँ पर ग्वानिन और साइटोनिन तो यहाँ पर होते हैं 3। अगला क्वेश्चन है अब दोस्तों आपको यहाँ पर मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। अब दोस्तों आपको बताना है कि एक्वाकल्चर का संबंध किससे है? तो एक्वाकल्चर हो जाएगा दोस्तों हमारा मत्स्य से, आपको पता होगा। फ्लोरिकल्चर भी आपको पता ही होगा पुष्प से। विटीकल्चर, अब दोस्तों विटीकल्चर भी पता ही होगा, अंगूर है, विटीकल्चर है दोस्तों अंगूर, ये रेशम में लग गया, विटीकल्चर है अंगूर। और सेरीकल्चर है तो ये हो जाएगा दोस्तों रेशम, ठीक है, सेरीकल्चर हो जाएगा रेशम। एक्वाकल्चर हो गया मत्स्य, फ्लोरिकल्चर हो गया पुष्प, विटीकल्चर हो गया अंकुर और सेरीकल्चर हो गया रेशम। अगला क्वेश्चन है योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कई बार पूछा गया है, सीधे सीधे आपको याद रखना है कि बीटी का संबंध है, बीटी बीज का संबंध है, तो ये है कपास से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कचरा प्रबंधन, ठीक है, कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें सांद्रित समुच्चय से हटाने या निष्प्रभावी करने के सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है जैव उपचारीकरण, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, या फिर बायो रिडिमेशन ये भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर की सीमा क्या है? तो यह है दोस्तों 40 से 45। दोस्तों ये होता है साइलेंट जोन में, और साइलेंट जोन में दिन में जो होता है वो होता है 45 और रात में होता है दोस्तों 40, ठीक है, रात में 40 होता है। और दोस्तों भीड़ भाड़ इलाके वाले जो होते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में होता है, रात में होता है भीड़ भाड़ इलाकों में
50, ठीक है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। और दिन में होता है कितना, 55। अगला क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो सबसे पहले होगा उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर उसके बाद अपघटक। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो एक तो क्वेश्चन यही हो गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित 1972 में आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए, और इस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में जरूर लूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग तैयारी करते रहिए, बहुत जल्दी आपका एग्जाम होगा।